देखो 5.6 में पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है 5.6? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे समझ में आएगा? डिनोमिनेटर में तुम लोग को फैक्टर्स दिखाई देंगे। देखो फैक्टर्स, फैक्टर, इसमें भी फैक्टर है, यहाँ भी फैक्टर है, यहाँ भी फैक्टर है, यहाँ भी फैक्टर है। सिर्फ थर्ड और एट में फैक्टर्स नहीं दिख रहे डिनोमिनेटर में, बट बाकी सब जगह पे यू आर क्लियरली सीइंग द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, राइट? यस। अब करना क्या है, देखो काफी सिंपल है। 1 और 2 मैंने बता दिया था, करेक्ट? हाँ सर। अब थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले थर्ड को देख के तुम लोग के दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जो है ना, वो उसके दो फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x+3 और x-2। -2 बट उसके पहले एक दूसरा ऑब्जर्वेशन तुम लोग का क्या होना चाहिए मालूम है? ये दोनों का देखो पावर सेम है, मतलब न्यूमरेटर का भी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और डिनोमिनेटर का भी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 है। 2 है। अगर ये ऐसा होता तो तुम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए था इसको देख के? सर उसको दो प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में सॉल्व करके फिर कंपेयर कर ले। ये टाइप मैंने बताया तुम लोग को, बट तुम लोग को याद नहीं आ रहा है। ये देख के देखो, ये कौन सा टाइप तुम लोग को रिकलेक्ट हो रहा है? ये ऊपर लीनियर है, नीचे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। यस, परफेक्ट, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। एंड लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का रूल क्या था मालूम है? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ ना ना, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? और अभी जो मैं टाइप बता रहा हूँ ना, और बाकी फिर तुम लोग को आगे मालूम है, एडजस्ट करने के बाद सेपरेट करेंगे, और जब सेपरेट करोगे ना तो एक इंटीग्रल ये टाइप का बन जाता है उसमें, ये वाला, और एक इंटीग्रल बन जाता है 1/क्वाड्रेटिक। आई होप यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, ओके? तो ये कब होता है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बट जब भी पावर सेम दिखेगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे में क्या करने का मालूम है? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, Denominator. और ये केस में एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं डिफरेंस? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में डेरिवेटिव हाँ। ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, और सेम डिग्री दिखा ना तो तो सिर्फ हाँ, तो सेम डिनोमिनेटर, मतलब हमको न्यूमरेटर में सेम ऐसा ही चाहिए जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो सेम वैसा ही लिखने के लिए देखो x² और +x तो सेम अपनी जगह पे सेट है, बट -1 की जगह मेरे को -6 है, तो अगर मैं -6 लिखूंगा तो साथ में मेरे को +5 करना पड़ेगा, तब जाके ये बन जाएगा ना -6 + 5 से -1, करेक्ट? तो क्या हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में एडजस्ट कर लिया? और एडजस्टमेंट के बाद हमेशा क्या कर देने का? सेपरेट। तो फर्स्ट इंटीग्रल ये ऐसा आ जाएगा, ओके? हाँ। और सेकेंड इंटीग्रल ये आ जाएगा, सही है? मतलब मैंने डिनोमिनेटर और इंटीग्रल दोनों को सेपरेट कर दिया। अब ऐसा करने से देखो ये और ये क्या बचा? 1 dx। 1 dx। और ये जो क्या है बन गया मालूम है? इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। ये क्या बन गया? कौन सा टाइप बन गया मालूम है तुम लोग को? 1/क्वाड्रेटिक। हाँ, 1/क्वाड्रेटिक। अब तुम लोग सोचोगे सर ये 5.6 तो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तो देखो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे मालूम है? ये जो डिनोमिनेटर है ना,
वो फैक्टराइज हो सकता है, उसके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 3 और 3x minus x 2. minus बट इससे ज्यादा इजी तरीका क्या मालूम है, 1 बाय क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व कर दो, वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ बट उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये देखो 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, है ना, और 5 को बाहर ले लिया, और अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। शॉर्टकट में देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1. तो अगर वो 1 नहीं होता तो मालूम है पहले उसको बाहर ले लेते हैं कॉमन लेके, बट यहाँ वो काम बच गया। और उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलता है, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1. 1 का हाफ, हाफ हाफ और हाफ का स्क्वायर, 1 by 4. हमको 1/4 को इसमें Variable ऐड है। करना है, और कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट। और वो जो कांस्टेंट है उसमें से करना है सब्ट्रैक्ट। और प्लस देखो मैं C1 लिख रहा हूँ, C1 क्यों लिखा मालूम है, ये वाला एक हो गया है बट एक अभी भी बाकी है। ओके हाँ तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटीग्रल, ये बन जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये टोटल क्या बन रहा है मालूम है, -24 और -1 कितना हो गया, -25/4, करेक्ट। हाँ तो 25/4 को मैं ये लिख दूं, मैं बहुत शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग को ये 1 बाय क्वाड्रेटिक के स्टेप पूरे रिकलेक्ट कर चुके होंगे तुम लोग। हाँ ओके, सर। ये कौन सा टाइप या कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 1/2a लॉग मॉड x x माइनस a अपॉन x प्लस a, और अभी वो C1 को रिप्लेस कर दो किससे, C से। इसमें को ये 2 और 2 भी चला जाएगा, 5 और 5 भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस लॉग, और ये हाफ माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, x x minus 2 और माइनस 2 X plus 3. plus 3 और x प्लस 3 प्लस c। तो इसमें देखो अपना दो टाइप कवर हो गया, एक 1 बाय क्वाड्रेटिक जो हमने 5.4 में ऑलरेडी किया था, हाँ और दूसरा व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो तब क्या करने का, एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ, Denominator. और जब भी एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हमेशा क्या कर देने का, Separate. सेपरेट कर देंगे, ठीक है, समझ गया। यस सर। अच्छा इसमें एक और ट्विस्ट क्या था, ये वाला जो इंटीग्रल है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व, हाँ कर सकते, बट पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा इजी यहाँ पे अपने लिए क्या था, 1 बाय क्वाड्रेटिक। 1 बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना, और पार्शियल फ्रैक्शन से भी यही आंसर आता है। अगर कोई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सॉल्व करेगा देन टू वी विल गेट द सेम आंसर। ओके क्लियर। यस सर। तो अभी पहले देखो, बिना देखे ट्राई करो, कहीं अटकोगे तो स्क्रीन पर रेफर करो, आराम से लिखो, टाइम एक 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्क्रीन को बाद में रेफर करो, पहले खुद से ट्राई। ओके चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 और 5 दिख रहा है, सेम ही टाइप है। हाँ मैं कोई एक बताता हूँ, एक तुम लोग खुद से अभी ट्राई कर रहे हैं। कौन सा बताऊँ, 4th बताऊँ, 5th बताऊँ, 4 इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2dx। अब देखो फैक्टर्स है, यहाँ पे भी फैक्टर्स थे, इसमें भी फैक्टर्स है, बट इसमें दोनों फैक्टर्स कैसे है, लीनियर। दोनों फैक्टर्स कैसे है, लीनियर। लीनियर इसमें तीनों फैक्टर्स कैसे थे, लीनियर लीनियर। बट इसमें एक फैक्टर लीनियर है और एक कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ भी एक लीनियर और एक कंप्लीट स्क्वायर। देखो जब भी ऐसा केस हो कि फैक्टर में एक लीनियर है और एक स्क्वायर हो, तो वहां पे जो भी अपने को फंक्शन दिया हुआ है ना, तो क्या करने का,
ए अपॉन, तो लीनियर फैक्टर है ना वो ले लेने का, ए अपॉन x+2 x+2 प्लस बी अपॉन, ये जो स्क्वायर वाला फैक्टर है ना उसमें का लीनियर पार्ट लेने का, बी अपॉन x-1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फंक्शन को इजी रैशनल फंक्शंस में कन्वर्ट करने का। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था ये 3 सिंपल फंक्शंस में सेपरेट हो जाएगा। गॉट इट? हाँ अच्छा, अगर ये सिर्फ लीनियर होते दोनों, मतलब अगर ये ऐसा होता तब हमारा रूल क्या था, हम इसको क्या अज्यूम करते, ये पूरे को a upon a/x-1 प्लस b/x+2 और फिर आगे का प्रोसीजर तुम लोग को मालूम है कैसे ए और बी हाँ। फाइंड, वही अभी यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो टर्म है लेफ्ट साइड का, ठीक है, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये दोनों इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? yes हाँ So I am left with x on the left hand side and this whole thing will be multiplied with this. हाँ तो x if you- minus the whole square है हाँ, तो x plus 2 and x plus 2 will be eliminated हाँ and a के साथ we will be having x minus 1 the square. Then b के साथ एक x minus 1 और एक x minus 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? x+2 x minus 1b Yes, x minus 1 into x plus 2 हाँ और c के साथ क्या बचेगा? x2 x+2 अब अपना टारगेट क्या है, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करना। तो ए फाइंड करने के लिए हमको बी और सी को क्या करना पड़ेगा? 1 लेना eliminate एलिमिनेट करने के लिए चेक करो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या। x+2 तो अगर हम x प्लस 2 को 0 रख लें या ले लें तो ये पूरा टर्म बी और सी वाला क्या हो जाएगा, 0 है ना? इसको अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब बी और सी गए। तो इसको 0 रखने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा? -2। तो अभी देखो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, a, और a फाइंड करने के लिए मुझे एलिमिनेट करना था b और c, और b और c एलिमिनेट कब होंगे, व्हेन आई पुट x एज -2 तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे क्या रख दो, -2, -2 -1 द होल स्क्वायर। अच्छा, b के साथ तो ये 0 हो जाएगा और c के भी साथ ये क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट? तो -2 इक्वल टू क्या होगा, 9 है 9 है, और a हो जाएगा -2/9, 9 ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, b। b b के लिए क्या एलिमिनेट होना चाहिए बोलो? a और c बट अनफॉर्चुनेटली a और c में कुछ कॉमन है ही नहीं, दिख रहा है? हाँ तो इसलिए b को थोड़ा होल्ड पे रखो, c पे आ जाओ। तो a के बाद नॉर्मली b होना चाहिए, बट हम लोग क्योंकि b के लिए a और c कॉमन नहीं मिल रहा है तो c पे आ जाते हैं। c के लिए a और b जाना चाहिए और उसमें देखो कॉमन फैक्टर है हाँ कौन सा? x-1 तो x -1 को 0 रख दोगे तो a और b दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे, तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो x को क्या रख सकते हैं हम, c फाइंड करने के लिए 1। b का प्रॉब्लम समझाना क्या हो रहा था, हाँ सर जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 रख दो, तो ये 1 आ जाएगा। a वाले के साथ तो 0 आ जाएगा, b वाले के भी साथ 0 आ जाएगा, c के साथ 1 + 2 1 = 3c, c = 1/3, ठीक है, मिल गया c। अब b फाइंड करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी a और c में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अभी क्या करो, रैंडमली कुछ भी रख लो x को, सिर्फ जो प्रीवियसली x की वैल्यूज ले ना उनको छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो x की। तो क्या ले सकते हैं, 0 ले लूं? हाँ सर हाँ सिर्फ क्या नहीं ले सकते, जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। बट यहाँ पे देखो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे a के लिए क्या हो रहा था, b और c सीधा एलिमिनेट हो गए थे,
क्या सर? ए के लिए कैसे बी और सी जीरो हो गए थे, सी के लिए बी, ए और बी जीरो, बट बी में ऐसा नहीं होगा। बी में हर टर्म कहीं ना कहीं ये एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ए के साथ 0 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, हाँ, तो बी के साथ 0 माइनस 1 0 प्लस 2, सी के साथ 0 प्लस 2, ए ये और सी 0 का वैल्यू इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट कर हाँ वो अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये ए माइनस 2b प्लस 2c, तो इससे 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2c, मतलब माइनस 2/9 प्लस 2/3। 2/3 हो जाएगा, बराबर सही है। हाँ, 2b कितना होएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9 और 6 कर दो, 4/9, तो डायरेक्टली पे मैं 2/9 लिख देता हूँ, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। तो अपने को a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल गया। ठीक है। अब फाइनली a, b और c मिलने के बाद हमको इंटीग्रेट जो करना है वो ये फंक्शन, बट उसी फंक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसमें कन्वर्ट कर दिया है, राइट। हाँ, तो अभी हम i को क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर dx, राइट। अब क्या इंटीग्रल तीनों के साथ सेपरेट हो सकता है, हाँ, तो इंटीग्रल पहला आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2, फिर b अपॉन एक्स माइनस 1 एंड c अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर dx, करेक्ट। हाँ, अब पहला और जो दूसरा है फंक्शन अपना इंटीग्रल के अंदर, वो किसके जैसा है, 1 अपॉन एक्स के जैसा है, करेक्ट। हाँ, और सबको मालूम है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x, लॉग और जो थर्ड वाला है ना वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जैसा है, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 2 -1/x। माइनस 1/x होता है। तो लगा दो इसमें a, देखो एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट, तो a log mod x प्लस 2, और कुछ डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर b log mod x Log माइनस mod 1, यहाँ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर ये माइनस c अपॉन, 1x नहीं ये log नहीं है, ये दूसरा ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, x minus 1, हाँ, c अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c। अब a, b और c की जो वैल्यूज मिली थी सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 2/9 log mod x प्लस 2 प्लस 2/9 log mod x माइनस 1 और सर माइनस, वो जो फॉर्मूलाज दिए ना टेबल में ये पार्शियल फॉर्म के, उसमें वो क्वाड्रेटिक वाला टर्म b के नीचे, तो वो चलता है क्या? चलता है, एक ही बात है ना, तो जिसको मैं b ले रहा हूँ उसको वो c ले रहा है, जिसको मैंने c लिया उसको, एक ही बात है ना, खाली इधर उधर कर हाँ, दे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे, नहीं पड़ेगा, हाँ, समझ गया। हाँ, सर हाँ बोलो, आपने ये x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर वाला स्टेप किया है ना, कौन सा, सॉरी, लेट के बाद वाला स्टेप, ये वाला, हाँ उसके नेक्स्ट वाला, ये, हाँ हाँ क्या हुआ इसको, इसमें आपने a को सिर्फ x माइनस 1 द होल स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ ना इधर आके, तो x प्लस टू कट हो गया ना इसके साथ, अच्छा ओके, लेफ्ट साइड पे देखो x है, और ये पूरा उधर जाके तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, करेक्ट। यस सर। सर मुझे लगा वो a b c इन तीनों के टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो ये वाला टर्म राइट साइड में आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन बनेगी, ओके सर, ओके। तो परफेक्टली समझ में आ गया सबको, हाँ, यस सर, तो अगर ये समझ गया है तो फिर तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ ही गया होगा, एग्जैक्टली वैसा ही है। यस सर। तो पहले 4 लिख लो और फिर खुद से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, ओके।
आई होप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सबने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया ना? हाँ हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, खाली एक में पावर 5 है और एक में पावर 10 है, 10 बट 10 टाइप दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना? हाँ अभी वापस मैं 6 और 7 में से एक बताता हूँ, तो 7 वाला ही बताता हूँ, एन वाला जनरल, तो तुम लोग उसके बेसिस पे 6 ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर गिवन विथ इंटीग्रल x 1 अपॉन x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़े से एडजस्टमेंट है जो फर्स्ट टाइम तुम लोग को लगेगा कि व्हाई वी आर डूइंग दैट, और एक ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमको कैसे समझ में आएगा कि ये सब एडजस्टमेंट करना है, बट once you practice it now you will understand कि why we are doing these adjustment and how to do those adjustment when the question comes। okay, तो अभी फर्स्ट टाइम तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जा रहे हैं हम लोग। ओके, हाँ तो अभी सबसे पहले करना है क्या है मालूम है? ये देखो बाहर जो x है ना, देखो इसको भी x रेज टू n बनाने का है, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको? ब्रैकेट्स। अच्छा, अगर वो x रेज टू n ना होता, वो होता x रेज टू 5 सपोज, अगर मेरे को इसको भी x रेज टू 5 बनाना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता इसको? हाँ, मतलब सिर्फ पावर में n चाहिए तो। मैं n की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये x रेज टू 5 ये वाला एग्जांपल देखो, हाँ अगर मुझे बाहर हाँ भी x रेज टू 5 चाहिए तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? x raised to raised to 4 4. हाँ, तो ये x रेज टू 4 और x मिलके बन जाएगा ना x रेज टू 5। हाँ तो यहाँ पे 5 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर n है minus n 1. minus 1 हाँ, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू n माइनस 1, तो अपना इंटीग्रल ऊपर क्या हो जाएगा? x रेज टू n माइनस 1 अपॉन x रेज टू n। तो मैंने एक स्टेप थोड़ा गायब कर दिया, बट तुम लोगों को समझ गया नहीं x रेज टू n कैसे बन गया? हाँ Yes. हाँ चलो लिख देता हूँ, x रेज टू n माइनस 1 और इंटू x, तो x रेज टू n माइनस 1 और x मिलके क्या बन जाएगा? x रेज टू N. n बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लेट x रेज टू n एस t, x रेज टू n एस T. t। t। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करना पड़ता है? Differentiate. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? क्या आएगा? N into x x raised to raised n to n minus 1 minus 1. is equal to dt by dx x टू n माइनस 1 टू dt बाय dx dx। तो ये जो x रेज टू n माइनस 1 dx है ना, जो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है, dt upon n ये पूरा क्या हो जाएगा मालूम है? dt अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं? x रेज टू n माइनस 1 dx इक्वल टू बन जाएगा dt बाय n। n और अपना जो मेन इंटीग्रल है, न्यूमरेटर तो पूरा dt बाय n बन जाएगा, हाँ हाँ dt बाय डिवाइडेड बाय x रेज टू n को हमने t लिया था, तो ये t t इंटू into t plus T 1 plus प्लस 1। इसको सॉल्व करने का ना दो तरीका है। कितना तरीका है? 2। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड बता देता हूँ तुम लोग को। इसमें देखो वो 1/n तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल के अंदर ये बचेगा, है ना?
हाँ तो डिनोमिनेटर में तुम लोग को क्या नजर आ रहा है? फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। हाँ सर, दो तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे? ए और बी अज्यूम करना। हाँ, लेकिन देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगा तो तुम लोग को वो उतना पूरा प्रोसीजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मालूम है हम लोग ये पूरा मतलब अभी यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल के अंदर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाँ तो हम लोग वो 1/t × t+1 को a/t ले सकते हैं, फिर b/t+1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो वही प्रोसीजर तो है ही, नो डाउट। हाँ बट अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन रखें तो ऊपर देखो जो 1 है ना, उसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो चल जाएगा क्या? हाँ क्योंकि देखो टी और टी तो कट हो जाएगा और अल्टीमेटली बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। 1 ही बचेगा। तो क्या बैलेंस्ड है? हाँ यस तो इससे मेरे को क्या एडवांटेज हो गया मालूम है? वो ब्ला 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 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जिनको इतना एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको वही रेगुलर मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल को सेपरेट, पहला इंटीग्रल, t+1 ठीक है, या पहले इंटीग्रल की जगह पे मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूँ। t+1/t × t+1 माइनस t/t × t+1, और इसमें t+1 गया, इसमें t और t गया। -1/t+1 के अंदर यहाँ पे सिर्फ 1/t बचा, +1 dt। अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग मॉड टी। log t, और माइनस इसका आंसर क्या आएगा? mod t+1 लॉग मॉड टी प्लस c। t इसमें भी log n माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, log ऑफ t अपॉन, t+1 फिर लास्ट में t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? एक्स रेज़ टू एन। x raised to n। तो एक तरीका तो ये जो अभी मैंने बताया, हाँ और एक वो रेगुलर मेथड है जिसमें हम a और b लेके सॉल्व करेंगे, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का रेगुलर मेथड। हाँ वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली 2-3 स्टेप अपना एक्स्ट्रा चला जाएगा वो a और b फाइंड करने में। हाँ वो तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। एक तीसरा तरीका क्या है मालूम है? इधर से देखो, ये वाले स्टेप से, इसके बाद 1/n तो बाहर ही है, इंटीग्रल के अंदर क्या है अपने पास मालूम है? t² + t है। फिर मिडल टर्म फाइंड करके। हाँ, अब इसमें को t² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, फिर t का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ हाफ, हाफ का स्क्वायर, का स्क्वायर 1/4 1/4 को ऐड करेंगे, और कांस्टेंट होता है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं तो सिर्फ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर पूरा क्या बन गया? t + हाफ द होल स्क्वायर, और 1/4 को क्या लिखोगे? हाफ का स्क्वायर। तो अभी आगे समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ हाँ उससे भी आंसर यही। समझा? हाँ सर पक्का? तो अभी ये मैंने कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया? 7। तुम लोग ये पूरा लिख के कौन सा ट्राई करेंगे? 6। और वो तुम लोग की मर्जी, जो मेथड तुम लोग को अप्लाई करना है वो वाला मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा, वो करने के बाद रुकना मत, इसमें जो लास्ट 8 वाला है ना, थोड़ा अपना दिमाग चला के देखो इसमें क्या हो सकता है और कैसे सॉल्व। क्योंकि अपना एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी। लेकिन तुम लोग को क्या करना है मालूम है ना? हाँ, क्या सर? हर बार तुम लोग एक्सरसाइज के साथ साथ क्या कर रहे हो? मिसलेनियस का सॉल्व। अब इसके बाद तो एक और काम तुम लोग का बढ़ जाएगा, क्या? मिसलेनियस। मिसलेनियस, हाँ। ठीक है।
स्टार्ट। सिक्स और सेवन तो हो गया अपना। एट वाले में इंटीग्रल इज 5x square plus 6 the whole divided by x cube plus 2x square plus x dx। जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से तुम लोग x कॉमन ले सकते हो ना। हाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 और वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। हाँ तो अभी वो अपना क्या टाइप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा बन गया ये। हाँ एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। यहाँ भी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। अब आगे का प्रोसेस समझ में आ गया ना। सर लेकिन फिर वो ए और बी में तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक वाला टर्म्स आता है। वो जाने तो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें तो हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। ये फुल टर्म स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस 1 करेक्ट। तो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर फिर b इंटू x और c इंटू एक्स प्लस 1 करेक्ट। यस अब a फाइंड करने के लिए क्या एलिमिनेट होना चाहिए b और c। तो क्या b और c में कुछ कॉमन है। हाँ x कॉमन तो x को सीधा 0 ले लो तो सीधा 0 ही हो जाएंगे पूरे टर्म्स। अच्छा उसके बाद b चेक करो b मिल सकता है क्या। b के लिए कौन जाना चाहिए ए और सी और उसमें भी कॉमन है ना। अगर नहीं होता ना तो हम b से पहले क्या फाइंड कर लेते फाइंड कर ले। जो भी मिल सकता है पहले वो इवैल्यूएट कर लें। बट यहाँ पे तो b भी मिल रहा है। b के लिए जो है a और c एलिमिनेट होना चाहिए। उसमें x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है। तो x प्लस 1 अगर कॉमन फैक्टर है तो यू हैव टू पुट x एस -1। और c फाइंड करने के लिए देखो a और b एलिमिनेट नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उसके लिए क्या इलाज है x की जगह पे कुछ भी रख दो। 0 और ए और सी बी का वैल्यू नहीं 0। हाँ ये और ये x की वैल्यू 0 और -1 नहीं रख सकते हो। 0 नहीं रख सकते। हाँ 1 1 हाँ तो हाँ 1 ले लो और उसके साथ साथ जो a और b की वैल्यू ऊपर मिलेगी ना वो भी हाँ, वो सब्स्टिट्यूट भी। कर देना। तो a b और c मिल जाएगा और उसके बाद फिर जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो वापस यूज करेंगे तो आंसर मिल Yes, जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझा अभी सबको। दिमाग चला क्या थोड़ा बहुत हाँ, एवरीवन। आनंद मीत कृष्णा अंशुल अथर्व भारती आयुष स्नेहा इशिका मीत संयम साइली सिया वैष्णवी यशवी वंश है ना वंश। ठीक है करो देखो ये फटाफट और बताओ आंसर क्या आ रहा है।